ना रुक तू, ना मुड़ तू, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। ये है अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है। आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज आप लोग राज व्यवस्था के सत्र में उपस्थित हैं और राज व्यवस्था के सत्र में अब तक हम मौलिक अधिकारों तक पहुंच चुके हैं। मौलिक अधिकारों को पिछली क्लास में हमने समाप्त किया था, पूरा किया था। समाप्त करना गलत होगा, पूरा किया था हमने उन्हें। और आज हम भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का अध्ययन करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें शॉर्ट में डीपीएसपी क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं इन्हें। अब डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है इनका मतलब? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। अब मुद्दा यह है कि जो डीपीएसपी हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जब मैं आपको संविधान के स्रोत पढ़ा रहा था तो मैंने आपको विभिन्न संविधान स्रोतों के बारे में बताया था कि ये कहां कहां से लिए गए हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो आपको बता दें, ये आयरलैंड के संविधान से, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कभी कभी क्या होता है, जब आप आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो एग्जामिनर क्या करेगा? आपके संग मजाक करेगा। और मजाक के रूप में वो क्या करेगा? वो ये कर देगा कि ये जो अनुदेश हैं ये किस में वर्णित थे इससे पहले? क्या हमने केवल आयरलैंड के संविधान से लिए थे या भारत के संबंध में किसी अधिनियम में इन अनुदेशों को पहले बताया गया था? तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आप आयरलैंड का संविधान तो जानते होगे लेकिन ये नहीं जानते हो कि भारत के किसी अधिनियम में आजादी से पहले इनका जिक्र किया गया था। बात सही है? सही है। तो आप इस चीज को भी लिखेंगे, 1935 के अधिनियम में ये अनुदेश वर्णित थे। तो कह सकते हैं वहां से ही प्रभावित होंगे, लेकिन वहां पर गवर्नर जनरल के संबंध में थे और प्रांत के गवर्नर के संबंध में थे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये 1935 के अधिनियम में वर्णित अनुदेशों के अनुरूप हैं। 1935 के अधिनियम में वर्णित अनुदेशों के अनुरूप हैं। कैसे हैं ये? अनुरूप हैं। अब इनको क्या है, विभिन्न विद्वानों ने एफआर प्लस डीपीएसपी, एफआर प्लस डीपीएसपी, इनको विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा एवं दर्शन। क्या कहा है? संविधान की आत्मा एवं दर्शन कहा है। एक आपने नाम सुना होगा, ग्रेनविले ऑस्टिन। मैंने लिखाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा इन्होंने? संविधान की आत्मा कहा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन में मत आना, मत आना, मत आना, मत आना। मैं इतना मत लगा रहा हूं, इसकी मतलब इंपॉर्टेंट बात है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा डीपीएसपी एफआर को नहीं कहा है। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? डीपीएसपी और एफआर को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा नहीं कहा है, बल्कि अनुच्छेद 32। किसे अंडरलाइन करो? अनुच्छेद 32। कहां अंडरलाइन करनी है? दिमाग में। कॉपी में सब करते हैं, कहां करनी है? दिमाग में। अनुच्छेद 32 अंडरलाइन। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा।
भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अंडरलाइन क्या करनी है इसे? अंडरलाइन कर ली। कहां करनी है अंडरलाइन? दिमाग में। कहां करनी है? क्योंकि कॉपी तो आपने रफे बनाई है और रफे कॉपी पे कहो तो गाला है। सही बात है कह रही? तो कहां कर लो? दिमाग में अंडरलाइन कर लो। हम देखेंगे संविधान में विद्यमान डीपीएसपी में, जो डीपीएसपी हैं उनके विभिन्न अनुच्छेदों में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि आपको डीपीएसपी के सारे अनुच्छेद याद होने चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, हमें लिखना नहीं पड़ेगा, तो एक बात ध्यान रखें, इनको अपने हाथ से अपनी कॉपी पे लिखें, तभी आपको याद हो सकते हैं, क्योंकि आलस से बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है। पेन कॉपी उठाएं, कॉपी पर लिखना शुरू करें। ठीक है, तो पहला देखते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में बताया गया है डीपीएसपी के संदर्भ में के लिए राज्य की परिभाषा क्या होगी। डीपीएसपी के लिए राज्य क्या होगा, इसमें यही बताया गया है कि जो मूल अधिकार के लिए राज्य की परिभाषा है वही डीपीएसपी के लिए भी राज्य की परिभाषा होगी, अगर कोई विशेष संदर्भ नहीं है तो। अगला है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। जो डीपीएसपी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हमें डीपीएसपी जो अधिकार मिले हुए हैं वो सरकार लागू नहीं कर रही है और इसलिए हम न्यायालय चले जाएं कि उन्हें प्रवर्तनीय करा सकें। तो संविधान में स्पष्ट कर दिया है, राज्य की इच्छा है वो इसे लागू करें या नहीं करें, इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। जिस प्रकार अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति दी गई है, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 37 में साफ साफ लिख दिया है कि डीपीएसपी को लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन साथ साथ एक नैतिक आदर्श भी लिखा है, नैतिक दायित्व दिया गया है कि राज्य जब विधि बनाएगा तो इनको लागू करने के लिए ध्यान रखेगा, कर्तव्य है कि इन्हें लागू करे। और साथ में ये बात कही गई है कि ये जो डीपीएसपी है ये क्या है? ये संविधान के मूलभूत हैं। क्या है ये? संविधान का सार है, मूलभूत हैं। ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना व्यक्ति के जीवन की उच्च कल्पना नहीं की जा सकती। उच्च आदर्श की कल्पना अगर हमें करनी है तो डीपीएसपी को लागू करना होगा। अगला है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में पहले केवल एक ही अनुच्छेद था, बाद में एक और अनुच्छेद जोड़ दिया गया, इसलिए 38 को 38(1) और 38(2) में बांट दिया गया। मैं यहां पर आपको अनुच्छेद जो संविधान संशोधन किए गए हैं उनको नहीं बता रहा हूं, केवल अनुच्छेद बता रहा हूं। उसका सीधा सा कारण है, अगर यहां पर आपको डाटा बढ़ाते गए तो डाटा तो बढ़ जाएगा कॉपी में, आपके दिमाग में कोई डाटा नहीं बढ़ेगा। और इस बात को समझो, उतना ही डाटा ग्रहण करो जितना आपका दिमाग डाटा ग्रहण कर सकता है। जितने संविधान संशोधन हुए और कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, ये आपको एक साथ हम इसके बाद लिखा देंगे डीपीएसपी में। ठीक है, तो घबराएं नहीं, थोड़ा संयम रखें और संयम के साथ इसे सुने। तो अनुच्छेद 38(1) में क्या किया गया? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या बनाएगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सके। क्या हो सके? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सके। मैंने आपको बताया था कि आपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय होते हैं और तीनों प्रकार के न्याय किसमें दिए गए हैं? प्रस्तावना में दिए गए हैं। यहां पर आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप एक बार प्रस्तावना को, इसको पढ़ने के बाद अवश्य रिवीजन करें। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 1 को और अधिक स्पष्ट किया गया है। क्या किया गया है? आय, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब असमानताएं कभी समाप्त नहीं होंगी, लेकिन असमानताओं कम से कम करना क्या है? राज्य का दायित्व है। आय की, सुविधा की और अवसरों की। किसकी? आय, धन, सुविधा और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 को
क ख ग घ ण च ऐसे कई भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 6 भागों में बांटा गया है। और जैसे करके कहा गया है, आप एक बात का ध्यान रखें ने क ख ग की जगह ABCDEFGB बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां, ऐसी कुछ नीतियां, ऐसे कुछ तरीके बताए गए हैं जो क्या है, राज्य द्वारा जिनका अनुसरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? राज्य द्वारा जिनका अनुसरण किया जाएगा। और ये जो नीतियां हैं संविधान में बताया गया, ये नीतियां हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित हैं। किस संबंधित है? ये सामाजिक और आर्थिक न्याय संबंधित हैं। जैसे बताया गया पुरुष एवं स्त्री आजीविका, क्या पुरुष और स्त्री की आजीविका में जो असमानता है उसे समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, जिससे दोनों को समान अवसर प्राप्त हो सके, जिससे ये पता चले कि इक्वलिटी, समानता, अर्थात लिंग के आधार पर हमारे देश में असमानता नहीं है। पुरुषों और महिलाओं को एक समान समझा जाता है। आप कितना भी कहें, कितने भी जोक्स बनाए कि पति पत्नी से डरता है या कुछ भी हो, लेकिन बेसिक रियलिटी ये है कि महिलाओं को उतनी समानता प्राप्त नहीं है जितनी पुरुषों को है। महिलाओं को समाज में उतने अधिकार प्राप्त नहीं है जितने पुरुषों को हैं। जोक सपाट हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर यही स्थिति है कि ऐसा है कि महिलाएं आज भी पुरुषों के बराबर समानता प्राप्त नहीं कर पाई हैं। नहीं तो आप अपने आसपास के समाज में देख सकते हो। इसलिए संविधान निर्माता ये जानते थे कि ऐसा है, इसलिए उन्होंने राज्य पर कर्तव्य डाला कि ऐसे कर्तव्य डाले हम जिससे क्या हो, राज्य का ये दायित्व बन जाए कि पुरुष और महिलाओं की आजीविका में समानता स्थापित कर सके। इसका फायदा क्या होता है? महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है पुरुष पैसा पैदा करता है, रुपया कमाता है, नौकरी करता है, और महिला घर में काम करती है। घर में कार्य करना उतना ही कठिन है जितना पुरुष के द्वारा बाहर कार्य करना है, उतना ही कार्य है। लेकिन कारण क्या है? जो पुरुष कार्य करता है उसको उसे पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, लेकिन महिला जो कार्य करती है उसका उसे वेतन नहीं मिलता है। इसलिए राज्य जानता था, संविधान निर्माता जानते थे इस बात को कि महिलाओं को भी अगर आजीविका के साधन दे दिया है, वेतन दे दिया जाए, पुरुष भी कमाए 40,000, महिला भी कमाए 50,000, तो क्या होगा? महिला पर वो हुक्म नहीं चला पाएगा, महिला की बात को दबा नहीं पाएगा। इसलिए यह अनुच्छेद इसमें डाला गया। अगला है भौतिक संसाधन का उचित स्वामित्व एवं वितरण। अगर राज्य के पास भौतिक संसाधन है कोई, तो उनका क्या हो, ऐसा ना हो कि कुछ लोग उन भौतिक संसाधनों पर अधिकार कर लें। भौतिक संसाधन मतलब समझते हो आप लोग? तो भौतिक संसाधनों पर क्या हो, कोई एक व्यक्ति अधिकार कर ले, ऐसा ना हो। उनका उचित स्वामित्व हो, सब लोगों पर बटे हों, और न्यायपूर्ण उनका वितरण होना चाहिए, सभी तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, भौतिक संसाधनों तक। बात समझ में आ गई? अगला है धन एवं उत्पादन के अहितकारी केंद्रीकरण। ऐसा हो सकता है कि कुछ देश में कुछ लोगों पर धन अधिक हो और वो उत्पादन का भी केंद्रीकरण कर लें। आपने देखा होगा कि आप इतने सामान से अधिक सामान को स्टोर नहीं कर सकते, ऐसा होता है। तो वहां पर क्या होता है कि छापा पड़ता है और उस सामान को क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है, सरकार अपने कब्जे में ले ली। धन का भी होता है, काला धन, आपने छापे पड़ते रहते हैं। कारण क्या है? अगर ऐसा नहीं करेगी तो क्या होगा, कुछ लोगों के हाथ में आ जाएगा और वो क्या कर सकते हैं, माल को स्टोर करके उस माल की क्या कहते हैं, महंगाई को बढ़ा सकते हैं, और फिर उसके क्या कर सकते हैं, उस माल को अधिक प्रॉफिट में बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, आम जनता का जनजीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए यह अनुच्छेद डाला गया। कोई दिक्कत? अगला है पुरुष एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। आप अगर ये विश्वास ना हो सकता है कि आपने ऐसी परिस्थितियां ना देखी हो, लेकिन ऐसा है। वही कार्य महिला कर रही है, वही कार्य पुरुष कर रहा है, उसी कार्य का पुरुष को अधिक पैसा मिलता है, महिला को कम पैसा मिलता है। सरकार निजी तौर पर तो ऐसा प्राइवेट कंपनियों में ऐसा नहीं कर सकती कि उनके लिए बराबर का कर सके, लेकिन सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनमें तो ऐसा कर सकती है कि महिलाओं पुरुषों को बराबर सैलरी मिले। समझ में आ गया? अगला है पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों एवं बच्चों के प्रतिकूल रोजगार में जाने से रोकना। ऐसे कुछ रोजगार हो सकते हैं जो क्या हो, जो श्रमिक हैं
पुरुष श्रमिक हो या स्त्री श्रमिक हो, चाहे बच्चे हों, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों। कोयला की खदान में भेजना, चाहे पुरुषों को भेजा है चाहे स्त्रियों को भेजा है, अगर आप बिना सुविधा के उन्हें भेजेंगे तो उनके जीवन पर संकट है। ऐसा हुआ, कोयला की खदानों में इस तरह से लोग भेजे जा रहे थे। जो आपने KGF फिल्म सुनी होगी, उसमें श्रमिकों की स्थिति क्या थी, कितना उन पर अत्याचार किया जाता था। ये सब था पहले। जो फिल्में बनती हैं वो केवल हवा में नहीं बनती, कुछ तो था। ऐसा हीरो नहीं हुआ, ऐसा एकदम बाल डाल के आने वाला स्टाइल वाला आदमी नहीं रहा, लेकिन जो अत्याचार था वो सत्य था। उसकी जगह जो बाल डालने वाला है उसके राज्य आता है। कौन आता बचाने के लिए? आम जीवन में कभी भी कोई हीरो बचाने नहीं आएगा। हीरो भी हमारा टकला था, लाठी पे चलता था। देखा था उन्होंने देश का हीरो कौन था? जो गांधी जी। और उसका KGF जैसा था वो? नहीं। वो कैसा था? बाल थे नहीं, सूखा पतला आदमी, धोती पहनता था केवल, ऊपर कपड़े नहीं पहनता, लाठी चलता था, वो था। अब वो KGF की तरह उल के लात मारे सिगरेट जला के तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ही राज्य आएगा। तो आपको बताने के लिए क्या होगा? बचाने के लिए कौन आएगा? राज्य आएगा, ना कि कोई हीरो आएगा सिगरेट पीते हुए। जो तेरे तो फेफड़े खुद खराब है, तो इतना दौड़ कैसे पाएगा भाई, इतनी सिगरेट पीता है। तो अगला है बच्चों को विकास के अवसर देना और शोषण से बचाना। भाई अब हमारे देश के बच्चे हैं, अगर राज्य उन्हें विकास का अवसर ना दे, बच्चों पर क्या हो, कोई होटल में लगा है, कोई कारखाने में लगा है, तो उससे क्या बच्चों का विकास नहीं हो पाएगा, बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहेगा। अब एक बात, बच्चे ही तो बड़े होंगे बाद में। जब बच्चा ही बेकार है हमारे देश का, उसे विकास का अवसर नहीं मिल रहा, तो क्या हमारा देश अच्छा बनेगा? तो बच्चों को विकास के अवसर देना और उन पर कोई शोषण, बच्चों का शोषण सबसे अधिक होता है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अभी सबसे अधिक घर के काम कराए जा रहे हैं, है क्या नहीं? शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? बच्चे नहीं है, 18 साल से ऊपर के लोग बच्चे नहीं होते हैं। मैंने ये भी बताया, जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उन्हें बच्चा कहा जाता है, उनका शोषण होता है। होता नहीं होता है? आप जो है सभी 18 साल से ऊपर हैं तो अपनों को बच्चा ना माना करें। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। आप सब क्या है? एडल्ट हैं, पूरा काम कर सकते हैं, 1000 ईंट ऊपर आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन जो बच्चे हैं उनका शोषण होता है। देखा है? ओ छोटू खाना लेके आ, एक होटल पर होता है छोटू, देखा है? नाम उसका कुछ भी हो छोटू, छोटू ये वो, उसका शोषण हो रहा है। जिस उम्र में उसे पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, वो गालियां सुन रहा है। ऐसा ना हो इसके लिए कौन आएगा? कोई KGF का हीरो आएगा क्या? या पुष्पा द राइजिंग आएगा? है? आएगा? नहीं आएगा। कौन आएगा? राज्य आएगा। समझ में आ गया? मोदी जी आएंगे, आदित्यनाथ योगी आएंगे, बापू आएंगे, जवाहरलाल नेहरू आएंगे, ये लोग आएंगे राज्य के रूप में बचाने के लिए। पुष्पा द राइजिंग नहीं आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं 39 का में आप ये समझिए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई मामला है, इसमें एक पार्टी बहुत ताकतवर हो, दूसरी कमजोर हो, तो कानून ने ये ध्यान रखा कि सभी को बराबर समान न्याय मिले। मतलब ऐसा ना हो कि जो अमीर व्यक्ति है या विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति है उसको अलग न्याय मिले तरीका हो, और गरीब को अलग तरीका हो। तो समान न्याय मिले, और जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता भी राज्य देगा, इसका कर्तव्य सौंपा गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों गठन की बात कही गई है। गांधी जी की बहुत इच्छा थी कि ग्राम पंचायतों गठन किया जाए, लेकिन उस समय संविधान सभा के जो लोग थे, निर्माता थे, वो कंफ्यूज थे कि ग्राम सभा गठन किया जाए या ना किया जाए। इसलिए उन्होंने आदर्श के रूप में ग्राम पंचायतों गठन की बात DPS में रख दी, और राज्य को यह कर्तव्य सौंपा कि अगर उसकी इच्छा हो तो वो उसका ग्राम पंचायतों गठन कर सकती है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अब ये मात्र DPSP में रह गया है, वैसे संवैधानिक अधिकार है, कर्तव्य है कि बनाना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 41 में कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दिशाएं जैसे आपका बुढ़ापा है, बेरोजगारी है, आप अशक्त हैं, ऐसे में काम पाने का, शिक्षा पाने का। भाई ऐसा नहीं है कोई आदमी जो विकलांग है उसे शिक्षा पाने का अधिकार ना हो, या उसे लोक सहायता पाने का अधिकार ना हो, तो ऐसी स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का हम
एवं प्रसूति सहायता का अधिकार दिया गया है। काम की न्याय संगत होगा, काम मिलेगा, मानवोचित दशाओं में काम कराया जाएगा और प्रसूति सहायता, जो महिलाओं को प्रसूति सहायता भी दी जाएगी। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर एवं अवकाश की व्यवस्था तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें क्या क्या प्रावधान किया है? कर्मकारों का ध्यान रखा गया है, जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको ध्यान रखा गया कि उन्हें निर्वाह मजदूरी मिले, इतनी मजदूरी मिले कि अपना जीवन चला पाए वो। दूसरा, शिष्ट जीवन स्तर हो, उनका इतना पैसा मिले कि वो अपने जीवन को शिष्ट तरीके से जी पाए। दूसरा क्या हो? अवकाश की व्यवस्था हो, ऐसा ना हो कि आपको 366 दिनों में 366 दिन काम करना पड़े और 8 घंटे की जगह आपको 12 घंटे या 15 घंटे कार्य करना पड़े, ये आपका शोषण है। आपको अवकाश की व्यवस्था मिले, लेकिन ये कर्मकारों के लिए है, स्टूडेंटों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कितने घंटे भी और कितने दिन भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसलिए ज्यादा मुस्कुराए नहीं। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, छोटे छोटे उद्योगों को उनको प्रोत्साहित करना, क्योंकि इससे रोजगार अधिक मिलता है। चूड़ी काम है फिरोजाबाद में, कुटीर उद्योग के रूप में काम होता है। इससे क्या है, लोगों को रोजगार अधिक मिलता है, लोग अधिक काम कर पाते हैं और लोगों को, जिससे बेरोजगार कम होंगे तो उन्हें पैसा कमाएंगे तो उससे क्या होगा, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। अब है अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के लिए उपयुक्त विधान बनाना। जो उद्योग है उनका जो प्रबंधन करना है, उनमें क्या है, कर्म का, ऐसा ना मालिक ही अधिकार कर ले पूरे उद्योग पर, उन कर्मकारों को भी अधिकार मिले कि उसमें वो भाग ले सकें उसके प्रबंधन में। इसका क्या व्यवस्था की गई है? अब देखते हैं हम अनुच्छेद 43 ख। इसमें क्या है, सहकारी समितियों का उन्नयन। सरकार ऐसे नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, ऐसा प्रयास करेगी जिससे सहकारी समितियों का उन्नयन हो सके, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि हो सके, सहकारी समितियां ऊपर तेजी से बढ़ सकें, लोग सहकारी समितियों के बारे में जान सकें, उनका गठन कर सकें। अब है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता अर्थात समान सिविल संहिता दी गई है। अर्थात इसका मतलब क्या है, अगर पूरे देश में लागू हो गई तो सबको एक ही बीवी मिलेगी, मुसलमानों को 3, हिंदुओं को 1, ऐसा अन्याय नहीं हो पाएगा। विवाह तलाक संबंधी नियम इसमें होते हैं और ऐसा कहां है अभी? समान सिविल संहिता किस राज्य में वर्तमान में लागू है? कौन बताएगा? वीडियो वाले भी बताएं। गोवा में। कहां पर है? गोवा वाले बीच पर। समझ में आ गया? कहां पर है? गोवा वाले बीच पर क्या है? समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 लागू है। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 और 86वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, उससे पहले इसमें 0 से 6 वर्ष की जगह 6 से 14 वर्ष को शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया था। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन हो गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 21A के तहत मूल अधिकार बना दिया गया, तब इसकी भाषा में परिवर्तन किया गया। क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। परिवर्तन करके लिख दिया कि शिशुओं की देखभाल कब से? शेषवा अवस्था से 6 वर्ष तक, और शिशुओं की देखभाल करेगा और क्या करेगा? शेषवा अवस्था से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करेगा, क्योंकि इन बच्चों को प्रयास ही कर सकते हैं हम। अनुच्छेद 46, इसमें SC, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, ST, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और संबंधी हितों में अभिवृद्धि करना। क्या करना? अभिवृद्धि करना। शिक्षा और किसमें? असंबंधी हितों में अभिवृद्धि करना। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषाहार स्तर। क्या है? पोषाहार स्तर, लोक स्वास्थ्य और जीवन स्तर को ऊंचा करना। क्या करना है? जीवन स्तर को ऊंचा करना। साथ ही मादक पेय और नशीले पदार्थों को निषेध करना। क्या करना है? शराबियों की कमी करना, भांग के गोला खाने वालों को कम करना। ये सब किसमें करना है? इसमें करना है। किसमें करना है? इसमें। अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन। कृषि और पशुपालन की ऐसी विधियां अपनाई जाए जो वैज्ञानिक विधियां। कैसी विधियां हो? साथ ही दुधारू जो पशु हैं, जैसे बछड़ा। बछड़ा जानते होगे आप लोग, है? किसका होता है बछड़ा? गाय का। और भैंस का क्या होता है फिर? क्या होता है? पड़रा, या बछड़ा उसे भी कहते हैं। बकरी का जो बच्चा होता है, इनकी नस्लों में सुधार करना। क्या करना? सुधार करना। और साथ ही क्या करना? इनके जो दुधारू पशु हैं इनका वध ना हो,
इनका प्रच्छेद करना, दुधारू पशुओं का। किसका वध ना हो? दुधारू पशुओं का वध ना हो। अगर दुधारू पशुओं का वध होने लगेगा तो हम दूध कहां से प्राप्त करेंगे? भारत क्या है? विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। क्या है? देश है। सबसे अधिक पशु कहां पर हैं? भारत में हैं। मानव के रूप में भी हैं और पशुओं के रूप में भी हैं। अनुच्छेद 48 का, अब क्या है? अनुच्छेद 48 का, इसमें क्या है? पर्यावरण का क्या करना? संरक्षण करना, संवर्धन करना। पर्यावरण की रक्षा करो, पेड़ों को मत काटो और उसका क्या करो? संवर्धन करो, पेड़ लगाओ भी। एक नियम बना दो, एक शादी एक पेड़, एक जोड़ा एक पेड़ लगाएगा। सोचो भारत में कितनी शादियां होती हैं, कितने पेड़ लगेंगे, पर्यावरण का संवर्धन हो जाएगा। सरकार नियम बना दे, जो भी शादी करेगा वो क्या लगाएगा? पेड़ लगाएगा और 5 साल तक उसकी रक्षा भी करेगा, क्योंकि संरक्षण भी तो है और संवर्धन भी क्या है? संरक्षण और संवर्धन है। दूसरा क्या है? वन और वन्य जीव। आजकल लोग वनों के पीछे और वन्य जीवों के पीछे बहुत हाथ धोके पड़े हैं। पहले शेर आ जाता था कि ओहो बघर्रा आया गांव में, बच्चों को छुपा लो, बच्चों को उठा ले जाएगा। आजकल जब मानव पहुंचता है जंगल में तो शेर कहता है मानव आ गया है, छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ। निकाल लेगा, दांत अलग बेचेगा, नाखून अलग बेचेगा, खाल अलग बेचेगा। तो इनकी रक्षा किससे की जा रही है? मानवों से। समझ में आ गया? हाथी की रक्षा, हाथी से हम अपनी रक्षा नहीं करते, हाथी को अपनी रक्षा करनी पड़ती है, कहीं इसका मूड खराब ना हो जाए। आप समझ में आ गया? अब देखेंगे अनुच्छेद 49। देखिए अनुच्छेद 49 को आप याद करें, आई लव सपना। इससे हमें रक्षा करनी है। क्या करनी है? आई लव सपना से हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं सपना नाम ले रहा हूं, हो सकता है कोई तो मतलब है, कोई मतलब नहीं है। मेरे को दिमाग में आया आई लव सपना। ये वो कौन सी है? जीवन का मजा तो खट्टे में है, वो वाली सपना है ये, आई लव सपना। इससे रक्षा करनी है। किसकी रक्षा करनी है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों भवनों की, मतलब वस्तुओं की। भवन तो स्मारक होते ही हैं, वस्तुओं की। क्यों करनी है? आपने देखा होगा लोग अपनी प्रेमिका का नाम लाल किले पर की प्राचीर पर लिखाते हैं कि आई लव सपना, और अपना मोबाइल नंबर क्या लिखाते हैं? हम विद एड्रेस, संपर्क करें सपना जी। अब हद तो तब हो गई जब एक व्यक्ति ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और श्री राम के चरणों में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, उनकी पूंछ पर लिख दिया आई लव सपना और विद मोबाइल नंबर। जहां पर रामचंद्र जी ने उन्होंने सीना फाड़ के दिखाया था राम सीता दे, उसके नीचे लिखा था आई लव सपना विद मोबाइल नंबर। आजकल तो लोग इंस्टाग्राम आईडी और अपनी फेसबुक आईडी भी लिखाते हैं, तो वहां नहीं तो यहां संपर्क कर ले। तो इससे हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है हनुमान जी की और लाल किले की, ऐसी अन्य वस्तुओं की, कि कोई ना ऐसा कर सके। अगला है अनुच्छेद 50। ये है 50-50। कैसा मामला है? 50-50, हाफ हाफ, 50 तुम्हारा 50 हमारा। मतलब कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण का मतलब क्या है? 50-50। जब हमने अनुच्छेद पूरे पढ़ लिए तो अंत में बचा 51। और आपको पता है जब सब कुछ मिल जाता है, आदमी के घर में कुछ बचता नहीं है, तो आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है। वही अनुच्छेद 51 में बड़ी बड़ी बातें हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी घर पर नहीं चलती है रत्ती भर भी, कि लौकी की सब्जी बनेगी या तोरई की, तो बाहर जाके बताएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। वही जो बकलोल बातें अनुच्छेद 51 में कही गई हैं कि हम अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? पूरी दुनिया हमारे ऊपर ही टिकी है अगर हमने सुरक्षा नहीं की। किसमें? 51 में। 51 में क्यों? क्योंकि 51 का पश्चात बड़ा कमाल का होता है। समझ में आ गया? 51 रुपए का पश्चात क्या होता है? बड़ा कमाल का होता है। हम चढ़ाते हैं हनुमान जी को, हमें कौन मिल जाता है?
ऐसे ही हम 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे और रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। इसलिए हमने 51 में डाला। किस में डाला? अंतरराष्ट्रीय 50 में डाल सकते, नहीं डाला। क्यों डाला? क्योंकि 51 रुपए का बहुत महत्व होता है। तो इस प्रकार आपने राज्य के नीति निषेध तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 देखे। इन्हें विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अनुच्छेद 49 का पालन करें। कहीं पर भी आई लव सपना ना लिख के आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।